Okay, so Jai Hind and Jai Mata Di. Very good morning to all. Navratri is going to start, so Jai Mata Di. Wish you all the happy Navratra to all of you. Okay, in advance. So I welcome you all on Filler Farm, and once again we are live now. So join quickly, all the students, please. Okay, ready? Yes. So we were talking about Unit 6 from Indian English Literature. Okay. Yes, we have started, dear students. Wait. Yes, yes. Good morning. Very good morning. Jai Hind. Yes, fine. So, as we have been talking about Unit 6 Indian English Literature, and we have discussed many more writers, poets, dramatists. Okay. And now we are, you can say, towards the modern Indian English Literature writers. Okay. So, here I am, your mentor, Dinesh Kamli Brahmane. I welcome you all once again. Dear students, you can join our course, subscribe our course, and we are just you have to pay only very nominal fee structure. Okay, you have to pay nominal fee, and then you can join our course. So here is the discount. You can by using this code Dinesh10. If anybody is watching me on YouTube, then you can join us complete course, full course, and you will get 10% off. Okay, by using this code Dinesh10. Okay, Shali. So yes, one more thing. Let me ask you. Everything is fine. Audio, video, everything is fine. Audio, video, everything is fine. Yes, yes. Okay. See. So we have already talked about अनीता देसाई, अनीता मजुमदार देसाई, और हमने ऑलरेडी बात करी है. आज इनका क्राई द पीकॉक डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. चलिए, तो अनीता देसाई जी के बारे में आपको मालूम है. पूरा नाम इनका अनीता मजुमदार देसाई है और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1978 में. और किस नॉवेल के लिए इनको मिला था? वो फायर एंड माउंटेन के लिए. रिमेंबर, फायर एंड माउंटेन. और शी वाज बोर्न इन मसूरी. ये ध्यान रखना. कहाँ जन्म हुआ? मसूरी में इनका जन्म हुआ था. और बाद में जो है मर्द ठीक है, हस्बैंड थे इनके अश्विन देसाई. और आल्सो रिटन हैज, यू कैन से आल्सो हैज रिटन अ बुक बिटवीन. ये देखिए इनका जो है ना, यहाँ देखिए हस्बैंड जो है उनके साथ में मिलके ये बुक भी लिखी इन्होंने. तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको. बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. इनके कुछ वर्क है, क्लियर लाइट ऑफ द डे, ठीक है, इन कस्टडी, फास्टिंग फिस्टिंग, और उसके बाद फेलोशिप मिली. पद्म भूषण इनको मिला है. आप सोच सकते हैं, बड़ा है ना. इनका जो मेन नॉवेल है, फर्स्ट नॉवेल है क्राइकी को, अभी हम पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही आप कह सकते हैं जो इंडियन वुमेन है, और भी पूरे वर्ल्ड के आप कह सकते हैं कि किस तरीके से एक वुमेन के ऊपर बीतती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है. तो आप देखेंगे यहाँ पर जिगजैग वे, ये भी इनका एक नॉवेल है. इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस. ये सारे वर्क आपको ध्यान रखना है. पिछली क्लास में हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको पढ़ते रहना है. फास्टिंग फिस्टिंग ये वर्क हमने देखा है. उसके बाद में आप देखेंगे बॉम गार्टनर बॉम्बे. रिवीजन जरूरी है, आपको बार बार देखना पड़ेगा. एक बार, दो बार, तीन बार आप देखेंगे तो चीजें इजीली आपको रिमेम्बर, मेमोराइज रहेगी. और जब हम एग्जाम में जाते हैं और ऐसा कोई फैक्ट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. इन कस्टडी, ये सारे हमने देखा है. इसमें ये कौन कौन से कैरेक्टर है? नूर, मुराद, सिद्दीकी है ना, ये कैरेक्टर आपको मिलेंगे. द विलेज बाय द सी है, ये भी एक स्टोरी है, आप देख सकते हैं. इसमें लीला मेन कैरेक्टर है. अब हम क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी हिंदू मुस्लिम जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं राइट होते हैं उसके ऊपर, यहाँ पर आपको देखेंगे क्लियर लाइट ऑफ डे. ठीक है.
जो टेंशन होती है हिंदू मुस्लिम के बीच में जब देश विभाजित होता है, उस समय की थीम यहाँ पर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्क में मैंने आपको बताया क्लियर लाइट ऑफ डे में कि बहुत सारे जो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो राइटर है, पोएट्स हैं, है ना, उनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क के कोटेशंस यहाँ पर लिए गए हैं, किसमें क्लियर लाइट ऑफ डे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। गॉट इट? यस, है ना। सम कोट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरियस you can say works written by many poets, legendary poets you can say, like you can say T.S. Eliot का एक द वेस्टलैंड बहुत महत्वपूर्ण है ना, एक बहुत फेमस है, एक वर्क है द वेस्टलैंड, वहां से कुछ कोट्स लिए गए हैं। बर्ट नॉर्टन, इनके कोट्स लिए गए हैं। अल्फ्रेड टेनिसन के लिए गए, लॉर्ड बायरन, मोहम्मद इकबाल, D.H. लॉरेंस, इनके जो है वर्क के कोट्स लिए गए हैं क्लियर लाइट ऑफ डे में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, रिवीजन ही डिवीजन है, विदाउट रिवीजन, है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, सभी बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, all the contents are available, many more books are available in the market, YouTube videos are available, then why don't all candidates qualify in the examination? Why? What is the reason behind it? Only आप देखेंगे जीत और हार में, या जीतने वाले और हारने वाले में, या एग्जाम पास करने वाले और ना करने वाले में, क्रैक करने वाले और ना क्रैक करने वाले में बस थोड़ा सा अंतर होता है। जो जीतने वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं, रुकते नहीं है, है ना, थकते नहीं है, बैठते नहीं है, लगातार वो अपनी जर्नी को जारी रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको रिवीजन करना पड़ेगा पढ़ाई में। जब व्हेन वी स्टडी, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर है, ये दिल दिमाग में डाल लीजिए आप लोग, है ना। वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, रिवीजन, है ना, इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने राइटर है, बहुत सारे राइटर है, उनके बहुत सारे वर्क है, बहुत सारे वर्क की बहुत सारी थीम्स है, सेंट्रल कैरेक्टर है। आप कितना ऐसे एक दो बार में याद नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपको यू हैव टू रिवाइज ऑल द टाइम, है ना, यू हैव टू रिवाइज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये हम देख चुके हैं, आप देखना इसको एक बार और। आज हम बात करेंगे, सॉरी, Cry the Peacock. Cry the Peacock. Has anybody read this work, novel? Has anybody read this work of Anita Desai? Anyone? पढ़ा है पहले? Cry the Peacock. Wait. Yes, and some more students have joined the class already. So put your message in chat box. Present P लिख दीजिए आप लोग, जो भी ज्वाइन करता है वो P मैसेज कर दीजिए, प्रेजेंट P, so that I can come to know, है ना। क्राई द पीकॉक में कहानी को आगे बढ़ने से पहले क्या है, जो भी है ना, इसमें थोड़ा सा लेट मी आस्क यू, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। कहानी में जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा लेट मी सेट योर माइंड, है ना, माइंड सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जिससे देखिए, एक जैसे चूंकि ये फेमिनिस्टिक है, आप देखिए, एक महिला या महिला के जब एक लड़की की, एक गर्ल की जब शादी होती है, मैरिज होती है और वो ससुराल में जाती है ना, ये सामाजिक है ना, सामाजिक रूप से तो ऐसा ही होता है अभी, ठीक है, कि बेटी को जो है वो ससुराल में जाना पड़ेगा, कभी कभी बेटों को भी जाना चाहिए, है ना। ये तो एक तरफा ही है, अन्याय है, समाज का एक बुरा मत मानिए, मेरी ऐसी सोच है, एक तरफा ये अन्याय है समाज का, ठीक है, जिन्होंने बेटियों के ऊपर थोपा हुआ है ना, वंश को आगे बढ़ाने के नाम पे। ये कड़वा बोल रहा हूं, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, है ना, ठीक है। बेटियों ने ठेका ले रखा है ससुराल में जाने का, तो थोड़ा सा मैं बेटियों के पक्ष में बात करता हूं, तो बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा लगे तो।
बेटी जब शादी होके घर मतलब ससुराल जाती है तो उसको जो है आप देखेंगे कि अ, कई बार अगर हस्बैंड या ससुराल ठीक ठाक नहीं मिलता है तो जो है बिल्कुल उसको चार दीवारी में कैद है, किचन तक सीमित है, घर तक सीमित है और उसको कुछ बोलने की आजादी नहीं है, उसको कुछ कहने की आजादी नहीं है, अपने मन की बात करने की आजादी नहीं है और हर तरह से जो है उसके ऊपर हक अधिकार जमाया जाता है, उसको जो कहा जाए उतना ही करना है, जितना कहा जाए उतना ही बोलना है। तो एक महिला इस तरीके से एक लड़की जो अभी अभी अपने माँ बाप के घर आंगन से खुले में जो स्वतंत्र स्वच्छंद रहती थी, अब वो पूरी बंदिशों में जंजीरों में जकड़ दी गई है। तो क्या होगा? क्या होता है? अंदर ही अंदर वो क्या है, एक तरीके से क्राई, यानी अंदर के अंदर वो किसी को अपने आंसू सामने नहीं दिखाएगी लेकिन उसके अंतरात्मा अंदर के अंदर रोती रहेगी। आप लोग समझ गए होंगे अनिता देसाई जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यस आर नो गॉट इट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। Electricity has failed due to electricity. I think it's not my voice. Video is not visible. Video is not properly visible. ठीक है, तो ये है ना। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कुल मिला के इसी टाइप से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से आप देखिए होना ये चाहिए कि दोनों को बराबर का दर्जा दो, दोनों तरफ जो है बेटे को भी वही, लेकिन समाज ने वैसा वो बना रखा है, पितृसत्तात्मक समाज में पैट्रियार्की सिस्टम में क्या है। ठीक है, पैट्रियार्की सिस्टम में जो है बेटों को अधिकार एकाधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो उसमें हालांकि पैट्रियार्की सिस्टम में जो है ये कुछ बुराइयां हैं जिसमें बेटियों को जो है थोड़ा क्या बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। आई थिंक मेरा वीडियो विजिबल ठीक ठाक नहीं है, उसको डिस्कनेक्ट करो वीडियो को मैं अभी थोड़ी देर के लिए। आई थिंक लेट मी डिस्कनेक्ट है, देन वी विल मूव अहेड। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आती है वी विल हम लोग उसको वापस कनेक्ट कर लेंगे। वेट, तो आप लोगों को स्टोरी हेतवी आपने पढ़ा है तो पहले कभी? हैव यू एवर रेड दिस नॉवेल? यहाँ हेतवी करके आ रहा है, हेतवी पटेल। वेट, वेट। Okay, now it's fine. It's fine now, विजिबल ऑडिबल एवरीथिंग। मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ किया है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी के कारण वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। ओके, यस, फाइन फाइन है ना। चलिए, तो आइए देखते हैं इसमें जो है यू सी। चलिए आप देखेंगे इसमें क्राई द पीकॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो वर्क है, नॉवेल है, लिखा गया अनिता देसाई जी के द्वारा 1963 में। कब लिखा गया है? 1963 में। माया इसमें आप देखेंगे, माया इसमें जो है, माया इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, मैरिड टू गौतम। माया जो है इस नॉवेल की हीरोइन है और गौतम से उनकी शादी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। वेट, एक और काम कर लेते हैं, एक और वेट।
ओके ओके, नाउ इट्स फाइन। चलिए, सो सी, ये हमने देखा, सॉरी है ना, थोड़ा सा क्लास अप टू डेट रहे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो माया यहाँ पर हीरोइन आपको दिखेगा, और उनकी शादी होती है गौतम से, है ना, किनसे होती है? गौतम से। अब यहां पर है क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1963। द मेन थीम ऑफ नॉवेल इज क्या है? ये देखिए, मेरिटल डिस्कॉर्ड्स एंड एलाइनेशन, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, जो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि पूरी जो थीम है इसकी अल्टीमेटली क्या है? मैरिटल डिस्कॉर्ड्स है, शादी के बाद में जो परेशानियां होती है, और एक जो अलाइनेशन है, एक एकाकीपन है ना, लनलीनेस है जो आता है, उसके वो मेन थीम है इसमें। मोस्ट ऑफ देसाईज प्रोटैगनिस्ट आर अलाइनेटेड। हम देखते हैं कि अनीता देसाई जी के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, वो क्या है? अलियनेशन की प्रॉब्लम से, यानी एकाकी रहते, मान ले पूरे फैमिली के बीच में है, लेकिन फिर भी उनको एकांत लगता है, अकेला लगता है। एंड ये देखिए, न्यूरोटिक फीमेल कैरेक्टर्स, तो ज्यादातर जो है इस टाइप के कैरेक्टर्स आपको अनीता देसाई जी के वर्क में मिलते हैं। द बुक वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर अनीता देसाई, और ये हमने अभी देखा था। अब यहाँ पर इट इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड माया। पूरी जो स्टोरी है वो क्या है? एक स्टोरी है एक यंग गर्ल जिसका नाम क्या है? माया है। अब ये हु वाज सराउंडेड बाय अ चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर। ये देखिए, चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर, एक्चुअल में माया को, ये माया के लिए भविष्यवाणी की जाती है बचपन में ही, कि क्या है इन फ्यूचर जो है इनका फ्यूचर। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, है ना। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी की जाती है कि इनका आने वाला फ्यूचर जो है वो ठीक नहीं है, मतलब है ना, कुछ इनके साथ में गलत घटित होगा, या जो भी इनके साथ में इंसिडेंट ठीक नहीं होगा, या कुल मिला के ये कहे कि इनकी जो शादी भी होगी तो वो जो है इनके साथ में शादी के वाला मैरिड लाइफ में भी इनको सुख नहीं है ना, खुशी नहीं है इस तरीके से। तो ये प्रोफेसी सराउंडेड बाय अ चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर होगा इनके साथ में, कुल मिला के ये। अब आगे क्या है? अब वो क्या डिजास्टर है वो थोड़ा सा आगे देखते हैं अपन, कि द क्राइज ऑफ अ पीकॉक। आप अच्छा, ये क्यों लिया ऐसा? क्राइज ऑफ अ पीकॉक, आपको मालूम होगा जो पीकॉक है, पीकॉक भी अंदर के अंदर कई बार, है ना, ऐसा कहते हैं कि जो है वो रोती है, ठीक है। सो इन द नॉवेल रिप्रेजेंट्स हर क्राइज फॉर लव। ये देखिए, द क्राइज ऑफ अ पीकॉक इन द नॉवेल रिप्रेजेंट्स हर क्राइज फॉर लव। आपको मालूम होगा पीकॉक भी क्या है ना, अपने जो ही पीकॉक आप कह सकते हैं, या जो है ना उसके लिए, उसके इंतजार में जैसा भी रोती है, तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक वे में यहाँ पर पीकॉक किया है। माया इज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैरिड गर्ल। माया कैसी है? एक्सट्रीमली सेंसिटिव मैरिड गर्ल है। हर हस्बैंड्स नेम इज गौतम। ये देखिए, हु वाज आल्सो अ लायर। उनके जो हस्बैंड है वो क्या है? लायर है। और शी गोट ऑल द अटेंशन एंड लव फ्रॉम हर फादर। अब क्या है, शादी से पहले हम देखते हैं, शादी से पहले माया को उनके फादर से बहुत केयरिंग मिलती है, बहुत अटेंशन मिलता है ना। शी गोट ऑल द अटेंशन एंड लव फ्रॉम हर फादर। तो जाहिर है शादी के बाद भी वो वैसा उम्मीद करेगी। एंड आफ्टर हर मैरिज शी एक्सेप्टेड द सेम फ्रॉम हर husband also. Remember, you know, when she was at home, you can say she got all the attention, she got all the love, affection, everything, attachment, everything from her father. And after marriage, she also accepted that her husband should love like her father.
तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको शादी के बाद भी, बट बीइंग अ बिजी मैन, लड़ाई यही है, जो गौतम है वो बहुत बिजी है, ही हैज फेल्ड टू मीट हर डिमांड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो गौतम है वो एक क्या है, लॉयर है। यहाँ पर हमने देखा गौतम क्या है, एक लॉयर है, और वो जो है बहुत बिजी है, अपने काम में बहुत बिजी है, और वो माया के ऊपर पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, गॉट इट। अब आगे क्या होता है देखिए, द लव, ये देखिए, माया गॉट फ्रॉम हर फादर, यानी जो माया को अपने पिता से जो है ना प्रेम मिला था, अटैचमेंट मिला था, मेड हर, ये देखिए, मेड हर हैव अ फीलिंग, ये देखिए, हैव अ फीलिंग दैट द वर्ल्ड इज अ टॉय स्पेशली मेड फॉर हर। देखिए यहाँ पर सोचिए, वैसे ही है ना, जो बेटी है वो पिता की बहुत लाडली होती है, दुलारी होती है। तो माया को क्या है, उसके जब तक अपने पापा के आंगन में थी, पापा के पास थे, फादर के पास, तो फादर ने क्या है, उसकी हर डिमांड को पूरा किया। तो ये दुनिया उसको जो है ना, माया को एक टॉय लगती थी, है ना, एक खिलौने की तरह लगती थी। एक बार फिर से देखिए, द लव माया गॉट फ्रॉम हर फादर मेड हर हैव अ फीलिंग दैट द वर्ल्ड इज अ टॉय स्पेशली मेड फॉर हर। ये दुनिया उसके लिए खिलौना है, जो उसके लिए बनाया गया है। सोचिए एक पिता का प्रेम कितना है कि एक बेटी को जो है ये पूरी दुनिया एक खिलौने की तरह लगने लगती, इतना शानदार अटैचमेंट उसको फादर से मिला है। Seeing her more, ये देखिए, morbidity, her husband warns her from turning neurotic and blames her father for spoiling her। ये देखिए, जब वो इस तरीके से बहुत ज्यादा उम्मीद उनके हस्बैंड से, उसके हस्बैंड से करने लगी, तो उसके हस्बैंड उसको वार्निंग देते हैं। और ये देखिए, फ्रॉम टर्निंग न्यूरोटिक एंड ब्लेम्स, टर्निंग न्यूरोटिक मतलब वो बहुत बाद में क्या है, एकाकी रहने लगती है, चिंता में रहने लगती है ना। तो उसके जो हस्बैंड हैं गौतम, वो ब्लेम करते हैं कि उसके फादर ने उसकी जिंदगी को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी हम गौतम का कहना है कुल मिला के सीधे शब्दों में कि माया को जो है उसके फादर ने बिगाड़ दिया। ठीक है, ऐसा हस्बैंड का कहना है, गौतम का कहना है। तो माया इज अ सेंसिटिव, माया को ये बहुत सेंसिटिव है, पोएटिक भी है, अनस्टेबल टाइप ऑफ पर्सनालिटी दैट अपीयर्स कंसिस्टेंटली इन देसाईज फिक्शन। हम देखते हैं माया का जो यहां पर आप देखेंगे, सेंसिटिव है, पोएटिक है, अनस्टेबल टाइप ऑफ पर्सनालिटी है उसकी, और ये पूरे फिक्शन में हमको दिखाई देता है। शी इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड हर, उसके आसपास जो सुंदरता है उसके प्रति वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्काई एंड हर पेट, यानी उसके जो पेट जो भी एनिमल है, हर ट्रीज एंड हर एनिमल्स, इन शॉर्ट द होल नेचर, शी इज वेरी क्लोज टू ऑल दीज थिंग्स विच इज सराउंडेड बाय हर। जो उसके आसपास चीजें हैं उसके प्रति वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों ऐसा? हस्बैंड जो है उसको आप कह सकते हैं कि हस्बैंड ध्यान नहीं रख पा रहा है, उसका मन जो है उसके आसपास जो वातावरण है, फूल है, फ्रूट्स है, स्काई है, उसके जो पेट हैं, डॉगी मान लीजिए जो भी है, और ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के प्रति उसका अद्भुत लगाव है, और यही उसकी दुनिया है। माया क्या है? गौतम ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ गौतम की हम बात करें तो गौतम ऑन द अदर हैंड इज हर अपोजिट, गौतम इसके ठीक विपरीत है। ही इज टोटली इनसेंसिटिव टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना। ये देखिए, गौतम क्या है? इनसेंसिटिव, ब्यूटी ऑफ नेचर के प्रति कोई उसको अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है ना, आप देख सकेंगे। ही इज अ प्योर रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट मीन्स तार्किक है, लॉजिकल है। व्हाई ही इज अ लॉयर, है ना। He is a pure rationalist. The name of characters in the novel fit their behaviors. हम देखते हैं कि पूरे ये जो माया का कैरेक्टर है, गौतम का कैरेक्टर है, ये कहीं ना कहीं पूरे नॉवेल में उनके बिहेवियर के हिसाब से फिट होता है। जाहिर है जो माया है वो अंदर के अंदर एकाकी जीवन जी रही है, अंदर के अंदर घुटन महसूस कर रही है, घुट घुट के जीना हम कहते हैं। तो वो जो है उसको क्राई द पीकॉक में ये फिट करता है उसको।
माया मीन्स इल्यूजन, एक्चुअल में क्या है ये, किसको इंडिकेट कर रहा है, इल्यूजन को। एंड गौतम इज द नेम ऑफ बुद्ध, ये देखिए, गौतम इज द नेम ऑफ बुद्ध, हु वाज एबल टू रेन द वेल ऑफ माया, ये देखिए, हु वाज एबल टू रेन द वेल ऑफ माया, दस माया रिवील्स द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, गौतम रिजेक्ट्स एंटायरली। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध की कहानी को, आपने देखा है, सुना है, देखा क्या, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। गौतम बुद्ध जो है, एक दिन आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है, वो अचानक एक दिन अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ के घर से चले जाते हैं, क्या है ना, यानी पूरा वो त्याग कर देते हैं। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, बेटा है, उनके ऊपर क्या बीती होगी, है ना। तो ये जो है माया यहाँ पर जो है ना, मोह माया हम जिसको कहते हैं, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। हमने भारतीय संस्कृति में ये जैसे मोह माया लोभ, इस तरीके से जो बताए गए हैं, जो बुराइयां बताई गई है, उसमें एक माया भी है, किसी के प्रति माया मीन्स लगाव जो होता है एक तरीके से, ठीक है। ये इल्यूजन होता है कि ये मेरा, ये इतना, ठीक है, इस तरीके से तो उसको बताया गया है। और जो गौतम है वो क्या है, उसको इन सारी चीजों से, ब्यूटी ऑफ नेचर है सराउंडेड, जितनी चीजों से उनसे उनके कोई लगाव नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने इन सब चीजों को त्याग करके तपस्या करी और एक दिव्य शक्ति को प्राप्त किया, और वो भगवान कहलाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये माया जो है, ये इल्यूजन को बताता है, ठीक है। तो माया मीन्स इल्यूजन एंड गौतम इज द नेम ऑफ बुद्ध, हु वाज एबल टू रेन द वेल ऑफ माया, दस माया रिवील्स, माया क्या है, क्या प्रकट करती है, द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। माया एक तरफ बताती है दुनिया जो है वो सेंसेस से भरी है, संवेदनशीलताओं से भरी हुई है, इमोशंस से भरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो गौतम है वो इन चीजों को रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखने का नजरिया है ना, देखने का ये सब कुछ नजरिया है ना, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दिशा बदलो दशाएं बदल जाएगी, है ना, दिशा बदलो दशाएं बदल जाएगी, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, ठीक है। नजर का खेल है, एटीट्यूड का खेल है, सोच का खेल है, विचारों का खेल है, ठीक है। तो ये लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए। आई होप थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। माया हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, ये देखिए, माया हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन अलियनेशन। तो यहां पर माया बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही है, तो ये सब मानते हैं कि माया स्वयं के लिए कहीं ना कहीं इस अलियनेशन के लिए जो है वो जिम्मेदार है, बिकॉज शी नेवर ट्राइज टू मेक हर क्लियर टू गौतम। एक्चुअली यहां पर एक दिक्कत क्या है माया के साथ में, कि माया जो है वो क्यों उसको एकाकीपन महसूस हो रहा है, वो अंदर के अंदर घुटन क्यों हो रही है। माया ने कभी जो है उनके जो हस्बैंड है उसको बताने का प्रयास नहीं किया। शी नेवर ट्राइज टू मेक हरसेल्फ क्लियर टू गौतम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर होना क्या चाहिए था कि माया जिस बात को लेकर के परेशान है, उस बात को लेकर के वो अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकती थी, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, क्योंकि वो तो पिकॉक की तरह अंदर के अंदर घुटन में जी रही है। Cry the Peacock presented the psychological alienation of Maya। ये देखिए, साइकोलॉजिकल alienation of Maya, जो बिल्कुल वो मनोवैज्ञानिक रूप से है ना यहाँ पर। अच्छा, एक alienation का मतलब यहाँ पर बिल्कुल अकेले रहना ऐसा नहीं है। alienation का मतलब यहाँ पर ये है साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कैसे, आप एक फैमिली में देर आर 8 members are living in a family in a single house, but there is one woman, she's not mixed up with all these family members, she feels alone and a neurotic kind of nature she is having। तो आप देखेंगे बिल्कुल 8 से 10 लोग, 15-20 लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग अकेला महसूस करते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, सोच होती है। तो यहाँ पर आप देखिए साइकोलॉजिकल अलियनेशन की बात हो रही है माया की। अ यंग ब्राइड हु इज ऑब्सेस्ड बाय अ चाइल्ड, ये देखिए यंग ब्राइड है वो, है ना, ब्राइड आप कह सकते हैं, दुल्हन कह लीजिए। हु इज ऑब्सेस्ड बाय अ चाइल्डहुड प्रोफेसी, ऑब्सेस्ड बाय अ चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर। चाइल्डहुड प्रोफेसी आप कह सकते हैं। ऑब्सेस्ड मतलब परेशान है, जो बचपन में उनके साथ में भविष्यवाणी की गई थी। शी सफर्स फ्रॉम न्यूरोटिक इन
ये देखिए, अटर लर्नलीनेस शी रिमार्क्स। अब क्या रिमार्क कर रही है वो अकेले, ये देखिए, टॉर्चर एंड गिल्ट, dread imprisonment, these were the four walls of my private hell, one that no one could survive in long, death was certain। एक्चुअल में यहां देखिए, टॉर्चर है ना, टॉर्चर है, गिल्ट है ना, अंदर के अंदर जो एक गिल्टी फील होता है, ड्रेड है, और इम्प्रिजनमेंट है ना, जो इम्प्रिजन कैद आप कह सकते, जो भयानकता है, जो ये क्या है, उसकी जिंदगी के क्या है, ये चार दीवारें हैं किसकी, उनकी निजी नर्क क्या आप कह सकते हैं उसको, जो उसने नर्क नाम दिया है, हेल नाम दिया है। ये चार दीवारें हैं जिसके इर्द गिर्द इसकी जिंदगी कट रही है, जिसमें वन दैट नो वन कुड सर्वाइव इन लॉन्ग, और जिसमें उसको लगता है कि इन चार दीवारों के बीच में टॉर्चर, गिल्ट, ड्रेड, इम्प्रिजनमेंट, इन चार दीवारों के बीच में कोई जिंदा नहीं रह सकता है ज्यादा लंबे समय तक, डेथ जो है अनिवार्य रूप से आएगी, सर्टेन है। माया को लगता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, ठीक है। शी इज ऑलवेज हॉन्टेड, डरी हुई है ना, बाय फियर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी, है ना। माया जो है वो अक्सर मतलब बहुत ज्यादा डरी हुई है, हॉन्टेड मतलब परेशान हो जाती है, जो एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी। शी ऑल्सो फेसेस अ नंबर ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ये देखिए, शी ऑल्सो फेसेस अ नंबर ऑफ इमोशनल, बहुत ज्यादा उसको इमोशनल, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ता है, बट नेवर टेल्स एनीथिंग टू गौतम, लेकिन गौतम को उसने कभी नहीं बताया, बताना चाहिए था, ठीक है। माया लॉस्ट हिज मेंटल कंट्रोल, अंततः माया अपने मेंटल कंट्रोल को, मानसिक स्थिति को, नियंत्रण को खो देती है टोटली, बिकॉज शी कैन नॉट गेट द लव दैट हर फादर गेव हर। बस एक ही बात है कि जो प्रेम है ना, जो अटैचमेंट, जो कैरिंग, जो अटेंशन उसके फादर से उसको मिला था, वो उसके हस्बैंड से उसको नहीं मिला। शी कैन नॉट गेट द लव, या शी कुडंट गेट द लव दैट हर फादर गेव हर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ये देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजर दैट वन ऑफ देम मस्ट डाई। एक्चुअल में प्रोफेसी क्या थी, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, यस और नो, प्रोफेसी बन सकता है। अच्छा, लेट मी नो, एवरीथिंग इज फाइन, आप लोग कहानी सुनने में इतना मस्त हो गए, कोई मैसेज, ठीक है। Everything is fine, clear? Yes or no? Getting? Understand? Yes. चलिए. So, and because of the prophecy, what is the prophecy? Prophecy means भविष्यवाणी, ठीक है, foretold. Okay. And because of the prophecy of astrologer, अब क्या एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रोफेसी करी थी, क्या भविष्यवाणी करी थी, that one of them must die after their marriage। भविष्यवाणी ये थी कि शादी के बाद में दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। सो माया डिसाइड्स टू किल गौतम। माया बार बार इस प्रोफेसी से कि जब उसकी शादी होगी तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। उसने ये नहीं डिसाइड था कि माया की मौत होगी या उसके हस्बैंड की, लेकिन माया ने डिसाइड कर लिया मरना तो दोनों में से किसी एक को है ही, तो क्यों न जो है गौतम को ही मार दिया जाए। तो माया डिसाइड्स टू किल गौतम बिकॉज इन हर व्यू, यानी उसकी सोच के अनुसार, ही हैज रिजेक्टेड ऑल दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग टू हर। माया को लगता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने क्या करा है, उन सारी बातों को, चीजों को रिजेक्ट कर दिया है गौतम ने, जो उनकी जिंदगी को वर्थ लिविंग बना सकता है। वर्थ यानी कीमती बना सकता है, अच्छा बना सकता है। ही इज ऑलरेडी डेड। माया को लगता है कि उसका हस्बैंड तो वैसे भी मरा हुआ है, ही इज ऑलरेडी डेड। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्यूटी ऑफ नेचर, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सराउंडिंग things, he is not interested in even his wife Maya. So she feels that Gautam is already dead, so he should be killed by her. Okay,
तो उसको लगता है कि दो में से किसी एक को मरना है, तो क्यों ना गौतम को ही मार दिया जाए। आगे देखते हैं। सो इन द एंड ऑफ इन ये देखिए, सो इन द एंड वन ऑफ द डेज, अब अंत में इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती, पूरा नॉवेल है, पूरा नॉवेल है ना, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। सो इन द एंड वन ऑफ द डेज, एक दिन क्या होता है, व्हेन गौतम मस्ट बी बिजी इन हिज वर्क, शी इज आस्क्ड टू अकंपनी हर टू द टेरेस ऑफ देयर हाउस टू एंजॉय कूल एयर। आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है। एक दिन यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए, ध्यान से सुनिए। तो एक दिन क्या हुआ कि गौतम बहुत बिजी है ना, लेकिन उस बिजी समय में से ही गौतम जो है, गौतम मस्ट बी बिजी इन हिज वर्क, है ना, गौतम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था, है ना, लेकिन शी इज आस्क्ड टू अकंपनी हर टू द टेरेस। लेकिन जो आप देखिए, गौतम से कहती है कि आप चलो मेरे साथ में टेरेस पर चलिए, यानी जो घर है उसके ऊपर 2-3 मंजिल मकान है, आप कह लो, या जो भी है, टेरेस पे ऊपर ले जाती है, जहां पर वो बातों ही बातों में बातें करते हैं, और बातों बातों में उसको जो छत है वहां से दीवार के छत के पास में किनारे पे ले जाती है, और उसके हस्बैंड को क्या है, पुश कर देती है। कौन? माया गौतम को धक्का दे देती है। ठीक है, देखिए, टेरेस ऑफ देयर हाउस टू एंजॉय कूल एयर, चलो, है ना, वो कहती है कि चलो हम तो ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेंगे, लेकिन वेयर, ये सॉरी, वेयर ही पुशेस हिम फ्रॉम द, ये है ना, ही नहीं है यहां पर, शी पुशेस हिम फ्रॉम द टेरेस। ठीक है, तो यहां पर शी पुशेस हिम फ्रॉम द टेरेस, टेरेस से क्या है, उसको पुश कर देती है। एंड शी आल्सो कमिटेड सुसाइड इन द एंड बिकॉज ऑफ हर गिल्ट, और अंत में क्या है, वो स्वयं भी जो है सुसाइड कर लेती है। तो ये जो है, आप इस तरीके से एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट आप जब पढ़ते हैं कैरेक्टर के माध्यम से, you know, poet, dramatist, novelist, they are also part of society, and the writer, the novelist, they also try to include the things, themes, characters which are you can say happening, which are happening in the society everyday life, whatever they see, because you know, Anita Desai or else more novelists, they are also part of the society, and whatever they observe in the society, whatever they saw in the society, they include that content in their writing, actually they reflect the society in the writings। तो ये सारी चीजें माया की कहानी फाइनली उस प्रोफेसी जो हॉन्टेड कर रही है कि किसी को एक को मरना ही है, अगर वो प्रोफेसी पे पूरी तरह बिलीव नहीं करती, और ठीक है, अब जब मरना होगा किसी को, जैसे मरना होगा तब मरेंगे, वो जो है कुछ होता नहीं, लेकिन प्रोफेसी ने उसके दिल दिमाग में बिठा लिया, तो वो जो है हस्बैंड को पुश कर देती है और बाद में स्वयं भी सुसाइड कर लेती है गिल्टी के कारण। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ये क्राई द पीकॉक की लंबी कहानी है ना, नरेशन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप गौतम बुद्ध और उन्होंने जो त्याग किया था, उन्होंने जो परिवार को छोड़ा था, पत्नी और बेटे को छोड़ा था, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो माया है, इल्यूजन है, हम कहते हैं कि ये मेरा वो मेरा, है ना, इस तरीके का जो इल्यूजन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है एक बार फिर से, हाँ ठीक है, तो इसमें आप देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें। अब कुछ देखिए, अरुंधति रॉय की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट में, इसी में नेक्स्ट पार्ट में। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस रहा है। देखो 19 अब मतलब हम लोग जो है वाइंड अप की तरफ है, जो लेटेस्ट राइटर है ना, अभी जो है वर्तमान में उनके ऊपर हम आ चुके हैं ना, बहुत शुरुआत से हमने करा था। रस्किन बॉन्ड आपने देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रस्किन बॉन्ड का नाम अरुण जोशी है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं सरोजिनी नायडू, है ना, इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में जो कुछ और नाम है, अरविंद अडिगा है, शशि थरूर है, चेतन भगत है, इन सबको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए अरुंधति राय को पढ़ते हैं। अरुंधति राय, ठीक है, तो चलिए, ये क्राई द पीकॉक है। ठीक है, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है ना, चलिए, एवरीथिंग इज फाइन, माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। आवाज समझ में आ रही? मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझ में आ रहा? यस आर नो? टेल मी, यस आर नो। ठीक है,
तो याद रहेगा क्या थीम है ना, क्या होता है, ये सारा सोचिए। जहां मुझे लगता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअल में, ये सारे वर्क जो है ना आपको, यस, आई थिंक इट्स पायल ना, ठीक है। चलिए ठीक है, साक्षी, तारे, पायल, हैदवी, गायत्री, ऑल दिस, है ना, ठीक है। अंकित ने ज्वाइन नहीं किया ना अभी, अंकित आई थिंक मे बी बीसी सी। हाँ चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरुंधति रॉय, है ना। अरुंधति रॉय आपने नाम सुना होगा। 1959 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, और स्टिल शी इज अलाइव। चलिए, पूरा नाम क्या है अरुंधति राय का? सुजेना, ये देखिए, सुजेना अरुंधति रॉय। सुजेना अरुंधति रॉय इंडियन राइटर है, और उनका बेस्ट नॉवेल जो है, जिसके लिए इनको जाना जाता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और भी चीजें, और भी इन्होंने वर्क लिखे हैं, लेकिन जो फेमस है 1997 में लिखा है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विच वॉन द मेन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1997। ये देखिए, मेन बुकर प्राइज मिला इनको 1997 में। बड़ा नाम है अरुंधति राय का। यस, yes, yes, of course, है ना। So but you can go through the recorded classes, and if any doubt, then you can directly contact anyone can, है ना। I have, ठीक है, yes, yes, it's okay. This is the benefit of this platform, है ना। This is the benefit of this platform. Yes, wait. Okay, है ना। Yes, yes. हाँ, yes, है ना। Anyone can. If you have any doubt, you can put your message in chat box, ठीक है। और हाँ, you can directly WhatsApp me on this number also. Okay, चलिए। See, ultimately, okay, तो यहां पर हम लोग बात करें, ये देखिए, सुजेना अरुंधति रॉय इंडियन राइटर है, बेस्ट। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सोचिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और नाम से ही आप देखिए, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है ना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप कह सकते हैं। मेन बुकर प्राइज मिला इनको, है ना, इसके लिए। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल कॉजेस। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है 2006 में। 2006 में शी इज लेबल्ड एज अ डायस्पोरिक राइटर, है ना। डायस्पोरिक राइटर के रूप में इनको समझा जाता है। इनके कुछ फिक्शन है जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसकी हम चर्चा करें, देखिए, ठीक है। ये देखिए, इट centers around a tragedy that sends a family apart and its lasting effects on the twins who were at the heart of it. तो यहां पर जो है ट्विंस भी हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में, ठीक है। ये पूरी जो स्टोरी है एक तरीके से ट्रेजेडी भी है, आप कह सकते हैं, जो है ना, दैट सेंड्स अ फैमिली अपार्ट, एक फैमिली है, ठीक है, एंड इट्स लास्टिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है परिवार किस तरीके से परिवार को कहाँ भेजा जाता है, और जो ट्विंस है ना, हु आर एट द हार्ट ऑफ इट, यहाँ पर एक ट्विंस की कहानी भी आपको मिलेगी, ठीक है। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ द स्मॉल थिंग्स इफेक्ट पीपल्स बिहेवियर एंड देयर लाइव्स। पूरी कहानी में छोटी छोटी बातें, हमने कहा बहुत छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी को बहुत इफेक्ट डालती है। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ द स्मॉल थिंग्स अफेक्ट, देखिए, इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर यहां पर ई होता है इफेक्ट, तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और ए से है अफेक्ट, तो ये नेगेटिव होता है ना। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ द स्मॉल थिंग्स अफेक्ट पीपल्स बिहेवियर एंड देयर लाइव्स। द स्टोरी सेट इन, ये देखिए, अयमेनम कहां पर है? केरला में। सेट का मतलब ये पर्टिकुलर, है ना, जैसे आर के नारायण साहब ने मालगुडी, साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन, उन्होंने ये किया था अपने वर्क में, आप देखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है अयमेनम में ये सेटिंग की है इसकी, ठीक है, अरुंधति राय का। यहाँ पर जो है व्हेन अम्मूस रिलेशनशिप विद वेलू था, थोड़ा शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर अम्मू कैरेक्टर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। तो अम्मू का जो रिलेशन है, व्हेन अम्मूस रिलेशनशिप विद
वेलुथा। अब सोचिए, इज डिस्कवर्ड अम्मू इज लॉक्ड इन हर रूम एंड वेलुथा इज वैनिश्ड। एक्चुअल में यहां पर क्या है, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर थोड़ा सा कास्टिज्म भी आएगा इस तरीके से, इसमें आप देखेंगे। तो अम्मू का जो रिलेशन है वो वेलुथा के साथ में जब प्रकट होता है तो कहीं ना कहीं इंटरकास्ट आप मान लीजिए, अम्मू गर्ल है, वेलुथा है ना बॉय है। तो जब सबको पता चलता है कि अम्मू जो है वेलुथा से प्रेम करती है और जब ये डिस्कवर होता है तो क्या है, अम्मू इज लॉक्ड इन हर रूम, अम्मू को उसके घर में कैद कर दिया जाता है। एंड वेलुथा इज बैनिश्ड, वेलुथा को बैनिश कर दिया जाता है कि इधर अब भटकना मत, दिखना मत, ठीक है। इन हर रेज अम्मू ब्लेम्स द ट्विंस फॉर हर मिसफॉर्चून एंड कॉल्स देम, ये देखिए, मिलस्टोन्स अराउंड हर नेक। मिलस्टोन पूरा है ना, गले की हड्डी कह लो या जैसा माइलस्टोन्स या है ना। तो अम्मू जो है ब्लेम करती है जो फादर ट्विंस फॉर हर मिसफॉर्चून, ठीक है, जो ट्विंस है एक तरीके से, तो उसको वो मिसफॉर्चून के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तो इस तरीके से पूरी जो कहानी है, अगर इसको मैंने कहा है कुछ मैंने नोट करके रखे हैं जिसमें ये जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग भी है, ठीक है। दिसंबर का हम लोग टारगेट कर रहे हैं फिलहाल में, और एक कुछ चीजें जो है इसको मैं हमारे पास में जैसे भी हमें समय अलाउ करेगा हम लोग करेंगे। अभी ये यूनिट जो है हमको जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करके फिर इसमें बीच बीच में मैं एमसीक्यूज भी लाऊंगा और आगे की हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट 4 यूनिट है ना। फर्स्ट जो 4 यूनिट है 1 2 3 4 उसको पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज, उसको हम शुरू करने वाले हैं। कुछ और वर्क है इसमें, वेलुथा और अम्मू की कहानी है, और भी इसमें कैरेक्टर्स हैं है ना, इसको हम देखेंगे। नॉन फिक्शन में आप देखेंगे द एंड ऑफ इमेजिनेशन है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस है, वार इज पीस है। स्टूडेंट आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जहां मुझे बहुत सारे वर्क है उसको ना चाहते हुए भी डिटेल में करना है, कुछ चीजों को मैं आपको स्किप थोड़ा सा इसलिए करना पड़ता है कि हमको सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट करना है, ठीक है। इतने सारे राइटर है, उनके इतने सारे वर्क है, इतनी सारी स्टोरी है, ठीक है। तो आपको यही इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये डिटेल में मिल सकता है ना, ये सारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ठीक है। चलिए, और द ग्रेटर कॉमन ऑफ गॉड, एक ये वर्क है वॉकिंग विद कामरेड्स, एक ये वर्क है वॉकिंग विद कामरेड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहां पर तो एक बार शुरू करते हैं। वेट, क्या है, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, ये फेमस कोटेशन है इसका, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वेट, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, ये इसका कोटेशन है, बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। ये देखिए, फ्रेटर्नल ट्विंस राहेल, यहां पर ट्विंस कौन है, राहेल है, एंड एस्थापन है, वर 7 years ओल्ड इन 1969, कितने वर्ष के हैं वो, 7 years है। राम, यहां पर ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है ना, थोड़ा सा आप देखेंगे। एक्चुअल में लेट मी डिस्क्लोज, क्योंकि इसको जब अवार्ड विनिंग जो है ये वर्क है। अच्छा, पहले किसी ने पढ़ा है इसको, लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीवन इज देयर एनीवन इज देयर हु हैव रेड दिस, हु हैज रेड दिस नॉवेल? यस, किसी ने पढ़ा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? ये भी जो क्राई द पीकॉक है ना, उसी क्या वैसे ही साइकोलॉजिकल है ना, वैसे ही यहाँ पर साइकोलॉजिकल। इन ट्विंस के नाम जरूर आपको अच्छे से याद रखना है। वेरी, चलिए रेडी, फिर चलो थोड़ा सा जितना डिटेल में मैं बता देता हूं, ठीक है। यस, रेडी टू लिसन। चलिए, तो यहां पर क्या है, ये जो ट्विंस है राहेल है ना, स्थप्पन, वर 7 years ओल्ड, ठीक है। तो अम्मू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर, यहां पर अम्मू भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका नाम भी याद रखना, कनेक्ट करेंगे हम आगे, राहेल और स्थप्पन, ठीक है। बाबा इज राहेल एंड एस्थास फादर, ये देखिए, बाबा कौन है, बाबा कौन है यहां पर, ये राहेल और जो ट्विंस है उनके फादर है, एस्थास फादर, हु इज डाइवोर्स्ड बाय अम्मू, और यहां पर व्हेन द चिल्ड्रन वर वेरी यंग,
तो इतने में आपको कहानी समझ में आ गई होगी। जो अम्मू है यहाँ पर क्या है, अम्मू जो है ये राहेल और स्थापन जो एस्था है ना, उनकी मदर है। और इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, बाबा के और अम्मू के बीच में डाइवोर्स हो गया है। क्लियर है, यहां तक चारों कैरेक्टर समझ में आ गए कैसे कनेक्टेड है। राहेल और एस्था के जो है वो ट्विंस हैं। अम्मू का बाबा से डाइवोर्स हो चुका है। बाबा कौन है, राहेल और उनके एस्था के फादर है। ठीक है, गॉट इट। आगे देखते हैं। द स्टोरी इंटर्स इन 1990 एज द यंग वुमेन राहेल। ये देखिए, द स्टोरी इंटर्स इन 1990 एज द यंग वुमेन, ये देखिए राहेल है ना, यंग वुमेन returns to her village to be reunited with her twin brother Esthapan at the age of 31। एक्चुअल में क्या है, ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए है कि यहाँ पर जो है ब्रदर और सिस्टर को बहुत क्लोज बताया गया है। ठीक है, इसीलिए इनको कंट्रोवर्शियल कहा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता बहुत अमर है, बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है राइटर ने लिखा है तो हमको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। The twins used to call themselves me or us। ये जो ट्विंस हैं, तो क्या है, कहानी आगे बढ़ती है ना। अम्मू और बाबा का डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो है राहेल और आस्था जो है वो बाबा के साथ में है। लेकिन यहाँ पर जो है वो राहेल है ना, जो है बाद में मदर के साथ में चले जाती है। जैसा भी है, कहानी आगे बढ़ती है। और एक लंबे समय के बाद, एक मतलब कुल मिला के दोनों भाई बहन बिछड़ जाते हैं, दूर दूर रहते हैं। लेकिन राहेल को कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट लगता है कि मुझे मेरे भाई के साथ में ही रहना है। तो यहाँ पर जो है राहेल जो है वापस रीयूनाइट होने के लिए वापस आती है एस्थबन से मिलने के लिए। ठीक है, और उस समय उसकी उम्र हो चुकी थी 31 एज की। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आर रिवील्ड इन फ्रेगमेंटरी मैनर, मोस्टली jumping back and forth between scenes in 1969 and 1993। अब देखिए एक्चुअल में विद ये देखिए बैक स्टोरी स्केटर्ड, एक्चुअली पूरा जो इवेंट है, फिल्में आप देखते होंगे, कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा कि स्टोरी जो है कभी हीरो हीरोइन के बचपन को दिखा दिया जाता है, कभी वो बहुत पीछे आगे चले जाते हैं, कभी पीछे। एक कहानी ऐसे ही है, कभी 1969 में तो वो छोटे थे, 7 इयर्स के थे, 1993 में वो 31 एज के हो चुके हैं, है ना। आप खुद ही आप देखिए ना। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी कभी यहां से जंप कर रही है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटरी मैनर, मोस्टली जंपिंग बैक एंड फोर्थ, जंपिंग बैक एंड फोर्थ। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है पूरा। ठीक है, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द वेल्दी। ये देखिए वेल्दी स्टोरी कहां पर सराउंड कर रही है, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द wealthy land owning, ये देखिए सीरियन क्रिश्चियन टाइप फैमिली ऑफ ए मेनन। कहां पर है, केरला में, टाउन इन केरला इन इंडिया। ठीक है, तो ये स्टोरी इनके बीच में है, सीरियन क्रिश्चियन टाइप फैमिली। एक्चुअल में आपको मालूम होगा केरला में क्रिश्चियनिटी भी है वहां पर, है ना, क्रिश्चियंस भी वहां जो है क्रिश्चियन रिलीजन को अपना चुके हैं, वो भी रहते हैं। तो उस फैमिलीज की कहानी यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द प्लॉट अकर्स इन 1969। जो कहानी का जो ज्यादातर प्लॉट है, नरेशन है, वो आपको 1969 में मिलेगा। फोकसिंग ऑन द 7-year-old ट्विंस एस्था एंड राहेल। किस पर फोकस करता है ये प्लॉट, एस्था और राहेल के ऊपर। द लिव विद, ये देखिए दे, सॉरी यहाँ पर आप देखिए दे लिव विद देयर मदर एमो, देयर ग्रैंडमदर मामाची, देयर अंकल चाको एंड देयर ग्रैंड आंट बेबी कोचम्मा। ये सारे कैरेक्टर है, इसको बोल्ड लेटर में किया, ध्यान से रखना। ठीक है, किसके साथ में रह रहे हैं, मदर के साथ में। मदर कौन है, अम्मू। बाबा तो उनके फादर थे। इनकी ग्रैंड मदर कौन है, मामाची, नानी आप कह लीजिए। चाको क्या है, ये देयर अंकल है, उनके अंकल है। और एंड देयर ग्रेट आंट बेबी कोचम्मा, याद रखना सारे कैरेक्टर हैं। द डे बिफोर, ये देखिए मार्गरेट एंड सोफिया अराइव्ड। इस बीच में क्या होता है, मार्गरेट, ये देखिए द डे बिफोर मार्गरेट एंड सोफिया अराइव्ड। इसमें ये नए कैरेक्टर है और आप देख सकते हैं, वेट, है ना, सोफिया अराइव्ड। द फैमिली विजिट्स अ थिएटर टू सी द साउंड ऑफ म्यूजिक। एक्चुअल में जब मार्गरेट और सोफिया आते हैं तो वो क्या है, एक दिन पहले क्या है, द साउंड ऑफ म्यूजिक थिएटर में जाते हैं। क्या देखने के लिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक।
वेयर एस्था इज मॉलेस्टेड बाय, ये देखिए, ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन अ बेवरेज वेंडर। तो यहां पर क्या है, जो आप देखेंगे, ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन अ बेवरेज वेंडर, ये वेंडर भी एक कैरेक्टर है। जहां पे जो है एस्था, एस्था यहां पर कौन है, जो उसका भाई है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसी बीच में यहां पर एक कहानी जब आगे बढ़ती है, इसी में एक एंट्री और होती है वेलुथा की, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर वेलुथा ये जो है वो, क्या मैंने आपको शुरू में कहा था, कास्टिज्म भी यहाँ पर आएगा, ये अनटचेबल है। वेलुथा इज एन अनटचेबल, अ दलित। हिज फैमिली हैज बीन वर्किंग फॉर द आईपीई फैमिली फॉर जनरेशंस, और इनमें इसमें इनका जन्म होता है। तो इस था को यहाँ पर जो म्यूजियम, जो थिएटर में कहीं ना कहीं टॉर्चर होते हैं वो ऐसे है ना, और इसी बीच में वेलुथा की एंट्री होती है। तो आप देखेंगे जो वेलुथा है वो कहीं ना कहीं फिर है ना, राहेल और इनसे कहीं ना कहीं रिलेशन में आएंगे। तो जो अब यहां पर देखिए, राहेल एंड एस्था फॉर्म एन अनलाइकली बॉन्ड विद वेलुथा। इसी बीच में क्या होता है कि जो राहेल है ना, बच्चे हैं वो तो 1969 में, राहेल और एस्था का जो है वेलुथा के साथ में बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गई, एंड कम टू लव हिम, और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए हैं, डिस्पाइट हिज अनटचेबल स्टेटस। ये भूल गए कि वो अनटचेबल स्टेटस से आता है, ठीक है, समाज में एक ये बहुत बड़ी बुराई है। तो यहां पर जो राहेल और एस्था जो है, बिना उसकी स्टेटस को जाने वेलुथा के साथ में वो बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, व्हेन मैथ्यू फाइंड्स आउट दैट वेलुथा इज इनोसेंट, ही थ्रेटन्स टू चार्ज बेबी कोचमा। एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर जो है बहुत सारी कहानी आगे बढ़ती है, तो वापस बीच में क्या है, कोई ना कोई एक आरोप लगता है वेलुथा के ऊपर, तो वेलुथा को इनोसेंट फाइंड किया जाता है। तो वो बेबी कोचम्मा को थ्रेटन करते हैं। मैथ्यू एक आप पुलिस अधिकारी मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, टेरिफाइड हरसेल्फ शी कन्विंसेस एस्था टू सेव अम्मू बाय टेलिंग द पुलिस दैट वेलुथा किल्ड। अब यहां देखिए, सोफिया मॉल, एक्चुअल में क्या है, इसी बीच में ये जो वेलुथा के साथ में घटना घट जाती है, वेलुथा की हत्या कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है, क्योंकि वो वेलुथा जो है कहीं ना कहीं राहेल को पसंद करने लगता है, और वो जो है अनटचेबल स्टेटस से आता है। तो यहां पर जो है किसी तरह से अब जिसने मारा है, टेरिफाइड फॉर हरसेल्फ शी कर, लेकिन जो मैथ्यू जो पुलिस है उसको तो समझ में आ जाता है कि वेलुथा की कोई गलती नहीं है। तो वो फिर जो है बेबी कोचम्मा को थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं। कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर फिर जो बेबी कोचम्मा है, शिकन एस्था से कन्विंस करती है, जो उसका भाई है उसके, टू सेव अम्मू, किसी तरह से अम्मू को बचा लिया जाए, बाय टेलिंग, ये पुलिस को ये बता दिया जाए दैट वेलुथा किल्ड सोफिया मॉल। सोफिया जो थोड़ी देर पहले आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप देखिए, सोफिया और जो मार्गरेट आते हैं, उसमें से एस्था को कहा जाता है कि ये आरोप आप किस पे लगा दे, सोफिया के ऊपर। वेलुथा की जो है डाइज इन जेल दैट नाइट, वेलुथा की जेल में मौत हो जाती है। आफ्टर सोफिया मॉल्स फ्यूनरल, बेबी कोचम्मा कन्विंसेस चाको टू थ्रो अम्मू आउट ऑफ द हाउस, एंड अम्मू इज देन फोर्स टू रिटर्न एस्था टू बाबा। इसी बीच में क्या है, अम्मू को घर से निकाल दिया जाता है, और वो किसी तरह से जो है अम्मू कहा चले जाती है, रिटर्न टू एस्था, है ना, रिटर्न टू एस्था। ये देखिए, रिटर्न एस्था टू बाबा, एस्था जो बॉय है वहां से वो बाबा के यहाँ वापस चले जाते हैं, यानी उनके पुराने जो हस्बैंड है वहां पर चले जाएगी। द ट्विंस डिसाइडेड टू रन अवे, ये देखिए, हिस्ट्री हाउस एंड सोफिया मॉल कम्स विद देम, ठीक है। देयर बोट, थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमको एक सेकंड, है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है, इधर से उधर सोफिया ये जो है ना, उसके ऊपर आरोप लगते हैं। ट्विंस ने फिर डिसाइड टू रन अवे टू द हिस्ट्री हाउस। इसी बीच में फिर ये जो एस्था है और जो राहेल है, उनका मिलना होता है। वो डिसाइड करते हैं कि हम इस घर से भाग चलते हैं, एंड सोफिया मॉल कम्स विद देम, और सोफिया भी क्या है उनके साथ में आते हैं। अब यहां देखिए, देयर बोट टिप्स ओवर एज दे क्रॉस द रिवर एंड सोफिया मॉल ड्राउन्स। एक्चुअल में क्या है, वेलुथा को किल कर दिया गया है, उसका आरोप सोफिया पे लगा है। अब सोफिया को भी क्या है, उनकी जो बोट है नदी पार कर रहे होते हैं, और सोफिया क्या है, नदी में
गिर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सोफिया भी क्या है, उनकी डेथ हो जाती है ना, ड्राउन्स यानी डूब जाती है। आप देखिए यहाँ पर द ट्विंस रीच शोर एंड टेरिफाइड, यानी किनारे पहुंचते बहुत डरे हुए, फॉल asleep इन द हिस्ट्री हाउस अनअवेयर दैट वेलुथा इज देयर टू। तो यहां पर क्या है, उनको अनअवेयर है वो वहां पर। बेबी कोचमा गोज टू द पुलिस टेलिंग इंस्पेक्टर थॉमस मैथ्यू दैट वेलुथा ट्राइड टू रेप एमो एंड किडनैप्ड द चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरीके से वेलुथा के ऊपर एक्चुअल में, जब वेलुथा को मारा जाता है ना, तो ये कहानी है। वेलुथा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मेरे बच्चों को जो है वेलुथा ने किडनैप कर दिया है, और that वेलुथा tried to rape Ammu and kidnapped the children, यानी अम्मू जो उसकी माँ समान है, मतलब उम्र की है, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है उसके। ठीक है, 6 पुलिसमैन फाइंड वेलुथा एंड बीट हिम ब्रूटली इन फ्रंट ऑफ एस्था एंड राहेल। तो यहाँ पर जो है एस्था और राहेल के सामने बहुत बुरी तरह से मारा जाता है और उसकी जेल में मौत हो जाती है। द ट्विंस आर सेपरेटेड फॉर 20 years। तो इस तरीके से कहानी बढ़ती है और वो दोनों 20 साल के लिए बिछड़ जाते हैं। ड्यूरिंग विच एस्था स्टॉप्स स्पीकिंग ऑल टुगेदर, और इस बीच में क्या है, उनकी बातचीत भी बंद हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है आज की जो दौर में जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इस तरीके से पहले था नहीं। तो व्हेन ही इज 31 बाबा रिटर्न्स हिम टू एमवन। ये देखिए, तो जब एस्था जो है वो आप कह सकते हैं 30, ये देखिए व्हेन ही इज 31 बाबा रिटर्न्स हिम टू एमएनएम। यहां पर जो है जब वो 30 साल के हो जाते हैं तो वापस वो एमएनएम में आते हैं। मीनवाइल राहेल इज किक्ड आउट ऑफ मेनी स्कूल्स। इसी बीच में राहेल को, यानी जो गर्ल है, उसको बहुत सारे स्कूल से निकाल दिया जाता है। एंड अम्मू डाइज, अम्मू की भी मौत हो जाती है व्हेन राहेल इज 11। ठीक है, राहेल मैरीज एन अमेरिकन एंड लिव्स इन बॉस्टन। अब इस बीच में राहेल की शादी हो जाती है अमेरिकन से और बॉस्टन में वो रहने लगते हैं, बट देन गेट्स डाइवोर्स्ड एंड रिटर्न टू आईएमएनएम। और इस पे लेकिन राहेल अपनी उनकी शादी मैरिड लाइफ से वो खुश नहीं है और उसको डाइवोर्स दे देती है और वापस जो है वो अब एमएनएम में आ जाती है। व्हेन शी हियर्स एस्था इज देयर, जब वो वापस एमएनएम में आती है तो उसको पता चलता है कि उसका जो भाई है ट्विंस, वो भी वहां पर है। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ती है। ट्विंस आर रीयूनाइटेड इन 1993। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जो ट्विंस है वो कौन से ईयर में रीयूनाइट होते हैं। 1993 में ये रीयूनाइट होते हैं। मामाची हैज डाइड, मामाची की भी डेथ हो चुकी है। बेबी कोचम्मा एंड कुक कोचू मारिया, याद रखना, स्पेन ऑल डे वाचिंग टेलीविजन एज द हाउस फॉल्स अपार्ट। घर अकेला हो चुका है, बहुत सुनसान है। तो ये कोचू जो कुक कोचू मारिया है और जो कोचम्मा है वो टीवी देख करके दिन गुजार रहे हैं। द हिस्ट्री हाउस हैज बिकम अ 5-star होटल। जो घर था वो 5-star होटल में बदल चुका है। राहेल एंड एस्था who still doesn't speak, है ना, ये देखिए, जो अभी भी उनसे बातचीत नहीं हुई थी राहेल और एस्था, shift through some old trinkets and notebooks and end up reaffirming their closeness by, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से, इसीलिए ये जो है ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में, यहाँ पर ट्विंस के बीच में ये कंट्रोवर्शियल नॉवेल है। वो भूल जाते हैं कि वो दोनों भाई हैं, जो नहीं होना चाहिए वो उनके बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के माध्यम से इसको जो है किया। वेलुथा अनटचेबिलिटी है, यहाँ पर कास्टिज्म को दिखाया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट हमारे राइटर रहेंगे रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को आपने नाम सुना होगा, और उसके बाद में बहुत 2-3 क्लास में हम इसको वाइंड अप करेंगे। देखिए सिलेबस अथाह है, बहुत सारे वर्क हैं और सारे वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ना, इट इज वेरी टफ। नॉट टफ बट यू नो इट टेक्स मोर टाइम। ओके, पढ़ रहे हैं हम लोग जितना भी है, और जहां मुझे लग रहा है उसको मैं नोट करते जा रहा हूँ। एज सुन एज वी शैल कंप्लीट दिस, एज सुन एज वी कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, वी विल कम बैक एंड वी विल स्टार्ट यू कैन से रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स एंड यू कैन से वी विल, देयर आर सम जैस्मीन है, कुछ और नॉवेल हमने डिस्कस किए थे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है सारी बातें। ठीक है, ओके फाइन, इट्स फाइन। रस्किन बॉन्ड हम नेक्स्ट जो हमारे राइटर रहेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। चलिए, ठीक है, तो इसको जो है एक बार और आप लोग रिवीजन कर लेना, देख लेना। ठीक है ना, वेट, चलिए, तो आप लोग रिवीजन करें, देखें, पढ़ें बार बार। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।
आई थिंक 46. ओके, ठीक है। ओके, आई एम लीविंग द क्लास, थैंक यू, है ना, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए वेट, चलिए, तो ये जो है बेबी कोचम्मा और वेट है ना, हाँ ठीक है, ये सारे कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। 1969 और 1993 में ये आपको ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, विश्वास।